हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल में स्वागत है। मैं अपने चैनल के थ्रू स्पेस से रिलेटेड लेटेस्ट डिस्कवरीज और कॉम्प्लेक्स थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट्स को सिंप्लीफाई करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस चैनल का मेन मोटिव लोगों को स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी के प्रति जागरूक करने का है, ताकि वो इस अद्भुत ब्रह्मांड को जान सके और साथ ही साथ उन साइंटिस्ट के काम को अप्रिशिएट कर सके जो इसे जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइज। और आज हम बात करेंगे एक स्टडी की जो सजेस्ट करती है कि हमारे यूनिवर्स के वॉइड्स में कुछ छुपा हुआ है जो शायद रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मिस्टीरियस डार्क एनर्जी के लिए। पर ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, सो लेट्स डाइसेक्ट इट इन लिटिल बिट मोर डिटेल। डार्क एनर्जी क्या है ये कोई नहीं जानता। वैसे अगर आपको डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर के कॉन्सेप्ट को समझना है तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जिसपे मैंने इन दोनों को एक सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। डार्क मैटर का बेस्ट मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया था एल्बर्ट आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशन के द्वारा, जो कि ये है। और इस इक्वेशन की ये वैल्यू को आइंस्टाइन समझ रहे थे कि ये कोई मिस्टेक है, लेकिन 1932 में जब एडविन हबल ने ये डिस्कवर किया कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, तो तब इस वैल्यू का सेंस बनने लगा। डिकेड्स तक साइंटिस्ट ये समझते रहे कि ये वैल्यू जीरो है। और एक चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि इस इक्वेशन में ये लैम्डा रिपल्सिव फोर्स को इंडिकेट करता है, जो कि ग्रेविटी के बिल्कुल अपोजिट है। और ये एक्सप्लेन भी करता है कि जब यूनिवर्स शुरुआत में बना होगा तब वो क्यों ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कोलैप्स नहीं किया। 1998 में साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया कि ये वैल्यू जीरो नहीं है, ये पॉजिटिव है। मीन्स ये यूनिवर्स सिर्फ एक्सपांड ही नहीं कर रहा बल्कि एक्सेलरेट भी कर रहा है। और तब से डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर ही करेंटली बेस्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे पास इस यूनिवर्स के फेनोमेनन्स को एक्सप्लेन करने के लिए। डार्क मैटर वैसे एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, और मे बी वो एक पोटेंशियल पार्टिकल हो सकता है जो कि रिस्पॉन्सिबल हो उन सभी इफेक्ट्स के लिए जो हम देखते हैं। और दूसरी तरफ डार्क एनर्जी, जो कि इस यूनिवर्स के 68% को रिप्रेजेंट करता है, ज़्यादा मिस्टीरियस है, जिसको साइंटिस्ट बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और ना ही कोई अच्छी थ्योरी है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। और इसीलिए काफ़ी थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट ने इसे सिर्फ एक फंडामेंटल थिंग मान लिया और कहा कि ये इसीलिए है क्योंकि ये मैथमेटिकली प्रूवन है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से सभी खुश नहीं थे। और दूसरी बात ये कि इस फॉर्मूले से हम अब इस यूनिवर्स के एक्सपांशन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का एक्सपांशन लगभग यूनिफॉर्म होना चाहिए सभी डायरेक्शंस में। पर मॉडर्न स्टडीज़ के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का एक्सपांशन एक्सेलरेटिंग वे में तो हो रहा था, पर अलग अलग समय पर अलग अलग स्पीड से, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते और वो बिल्कुल अननोन है। और क्योंकि इन सभी अनएक्सप्लेनेबल फेनोमेनन्स के कारण आजकल साइंटिस्ट ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या अनयूजुअल है जो इन इफेक्ट्स को कॉज कर रहा है, और वो ये ढूंढ रहे हैं कि क्या ऐसा कुछ अनयूजुअल पार्टिकल या कोई अनयूजुअल ऑब्जेक्ट और कोई थ्योरी है जो इन सभी फेनोमेनन्स को एक्सप्लेन कर सके। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो उन्हीं कुछ थ्योरीज में से एक है। इस अनयूजुअल एक्सपांशन का एक्सप्लेनेशन बेस्ड है एक थ्योरी से जो कि 1960 से है, और ये दी गई थी एक ब्रिलियंट सोवियत थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट एयरिस्ट ग्लीनर से, जिन्होंने प्रपोज किया था एक अनयूजुअल ऑब्जेक्ट की थ्योरी को, जो कि एक तरह के ब्लैक होल्स जैसा था, पर कुछ चीज़ों में बिल्कुल उसके ऑपोजिट। और ये कोई वाइट होल नहीं था, इसको कहते हैं जियोड्स, मीन्स जेनेटिक ऑब्जेक्ट ऑफ डार्क एनर्जी। ये जियोड्स बाहर से तो बिल्कुल ब्लैक होल जैसे दिखते हैं, लेकिन ये ब्लैक होल जैसे सिंगुलैरिटी शो नहीं करते, मीन्स स्मॉल नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा ही मैसिव होते हैं और बने होते हैं डार्क एनर्जी से। और ये जो अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स हैं ये कुछ हद तक ब्लैक होल जैसे बिहेव करते हैं और ऑब्जेक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये मैटर को रिपेल भी करते हैं, और इसीलिए ये अनयूजुअल इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं जो कि सच में डार्क एनर्जी जैसे ही हैं। और इन अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स के क्रिएशन को और फिर मेंटेन रहने को मैथमेटिकली प्रूफ भी किया जा चुका है। इसीलिए मैथमेटिकली ये ऑब्जेक्ट्स अनयूजुअल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये है यहाँ पे कि ये यूनिवर्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। जियोड्स भले ही कुछ हद तक ब्लैक होल जैसे मिमिक करते हों, पर जो मेजर डिफरेंस है वो ये कि ब्लैक होल टाइम के साथ मास लॉस करता है, पर ये जियोड्स टाइम के साथ मास गेन करते हैं। और जिस तरह से ये मास गेन करते हैं वो बिल्कुल सिमिलर है रेड शिफ्ट के वर्किंग कॉन्सेप्ट पे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम ये जानते हैं कि जब लाइट ट्रैवल करती है इस स्पेस टाइम फैब्रिक में, तो वो एनर्जी भी लूज करती है और ज़्यादा रेड शिफ्टेड हो जाती है। पर ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि मास के साथ भी यही होता है। ऑब्जेक्ट्स भी मास लूज करते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के साथ,
और ये रेड शिफ्ट पूरे यूनिवर्स में क्लियरली विजिबल है। लेकिन बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट्स के लिए ये इफेक्ट बहुत ही कम हो जाता है। लेकिन इन सभी से अपोजिट जियोड्स टाइम के साथ मास में इंक्रीज होते हैं और उनका इफेक्ट भी इंक्रीज होने लगता है इस यूनिवर्स पे। सिंपली सेइंग, साइंटिस्ट के डिफरेंट रिसर्च पेपर्स के अकॉर्डिंग जो जियोड्स स्पेस टाइम में ट्रैवल कर रहे होंगे बिलियंस ऑफ ईयर्स तक, वो एक्चुअली में 100 टाइम्स से ज़्यादा मास गेन कर लेंगे एज कम्पेयर जब वो छोटे होंगे, वो भी बिना कुछ एब्जॉर्ब किए। हालांकि ये चीज़ कोई सेंस क्रिएट नहीं करती कि बिना कुछ एब्जॉर्ब किए मास में इंक्रीज कैसे हो रहा है, पर बहुत से रिसर्च पेपर्स जो रिलीज हुए हैं इन लास्ट 2-3 ईयर्स में ये सजेस्ट करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट्स सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करते बल्कि ये भी बताते हैं कि ये यूनिवर्स के बिगनिंग में कैसे फॉर्म हुए होंगे। यूनिवर्स के शुरुआत में जब प्राइमोर्डियल मैटर कोलैप्स किए होंगे तब कुछ स्टार्स बने, कुछ ब्लैक होल्स और अराउंड 2% टेक्निकली जियोड्स बने होंगे और ये मैथमेटिकली बहुत स्ट्रांगली पॉसिबल भी है। और अगर सच में इन 2% ने जियोड्स बनाया है तो ये सच में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करते हैं सभी तरह के डार्क एनर्जी के इफेक्ट्स को जो हम ऑब्जर्व करते हैं, और ये टेक्निकली और मैथमेटिकली एक कंप्लीट सेंस भी बनाते हैं। और ये जो जियोड्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड भी करते हैं और सिमिलर ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट करते हैं जैसे ब्लैक होल्स के कोलिजन से होता है। एक और गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि कुछ साल पहले ही लाइगो डिटेक्टर्स ने एक अनयूजुअल ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट किए थे जो कि ये सजेस्ट भी करते हैं कि शायद उनमें से एक या दोनों ही जियोड्स हो सकते हैं। और हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा मैसिव हैं और साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि कोई भी ब्लैक होल इतने मैसिव नहीं हो सकते। इतने मैसिव ब्लैक होल्स का मैथमेटिकली कोई सेंस नहीं बनता। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जो रिसेंटली डिटेक्टेड ब्लैक होल हैं वो लगभग 5 मिलियन ईयर्स ओल्ड हैं। मींस अगर ये सच में जियोड्स हुए तो इनको काफ़ी टाइम मिल जाएगा इतने मैसिव मास में ग्रो करने में। तो इसीलिए अगर ये ऑब्जेक्ट्स सच में जियोड्स ही हुए तो हम काफ़ी अनयूजुअल फेनोमेनन्स को ईजिली एक्सप्लेन कर पाएंगे। लेकिन ऑफकोर्स हम अभी इसे एग्जैक्टली प्रूफ नहीं कर सकते। हम ये जानते हैं कि ब्लैक होल्स हैं, आई मीन हमारे पास ब्लैक होल की एग्जैक्ट इमेज है, लेकिन कई डिकेड्स पहले हम ब्लैक होल को भी मैथमेटिकली और थ्योरेटिकली ही पॉसिबल मानते थे। एनीवेज, मैथमेटिकली तो जियोड्स पॉसिबल है। तो अगर हम यहाँ पे ये अज्यूम करें कि जियोड्स सच में हैं, तो साइंटिस्ट ने भी ये सब अज्यूम किया और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग फैक्ट ढूंढा है, और वो ये कि अगर हम इन सभी जियोड्स को लें और इस यूनिवर्स के खाली जगह यानी वॉइड्स पे रख दें, जो कि काफ़ी ज़्यादा भी है, इंक्लूडिंग हमारा सबसे क्लोजेस्ट वॉइड 75 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ जो कि है लोकल वॉइड, और ये भी अज्यूम करें कि इस यूनिवर्स के लगभग 2% स्टार्स ने इन जियोड्स को बनाया होगा, तो ये उन सभी इफेक्ट्स को एक्सप्लेन कर देगा जो हम डार्क एनर्जी के कारण ऑब्जर्व करते हैं। सिंपली सेइंग, साइंटिस्ट ये प्रपोज कर रहे हैं कि यूनिवर्स के सभी वॉइड्स में उतने ही जियोड्स प्रेजेंट हैं जितने इस यूनिवर्स में स्टार्स, और ये जियोड्स एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं और साथ ही साथ चीज़ों को पुश यानी रिपेल भी करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बाहर से बिल्कुल ब्लैक होल की तरह दिखते हैं तो इनके एग्जिस्टेंस को प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई के रिसर्चर्स ने अपने ऑब्जर्वेशंस में भी कुछ ऐसा अनयूजुअल फेनोमेना देखे जो कि शायद फ्यूचर में हेल्प कर सके इन जियोड्स को आइडेंटिफाई करने में। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन अल्ट्रा मैसिव क्वेसार्स और वेरी पावरफुल गैलेक्टिक ऑब्जेक्ट्स जो कि हमसे काफ़ी दूर हैं, इतने ज़्यादा मैसिव होते हैं जिनको मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, और मे बी ये भी जियोड्स हो सकते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ये ऑब्जेक्ट्स हमसे इतने ज़्यादा दूर हैं कि हम इनके बारे में श्योरली नहीं कह सकते। मैथमेटिकली साइंटिस्ट ने जियोड्स को लेके ये भी प्रिडिक्ट किया है कि उनके सरफेस के ऊपर एक स्ट्रेंज स्पिनिंग लेयर होगी, और ये स्पिनिंग लेयर जो कि स्पीड में डिपेंडेंट है जियोड्स के बिहेवियर को इफेक्ट करेगी। अगर ये लेयर स्लो स्पिन करे तो जियोड्स कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे और दूसरे लार्ज ऑब्जेक्ट्स के साथ कॉम्बाइन होना स्टार्ट कर देंगे, और जैसे जैसे वो कंबाइन होंगे वो और मैसिव होते चले जाएंगे और काफ़ी मोमेंटम भी गेन करने लगेंगे और ज़्यादा तेज़ी से स्पिन करने लगेंगे, और एक समय पे जब वो बहुत ही ज़्यादा हाई रोटेशनल वेलोसिटी अटेन कर लेंगे तब वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे और डार्क एनर्जी के इफेक्ट को प्रोड्यूस करने लगेंगे, और साथ ही साथ एक दूसरे को भी रिपेल करने लगेंगे, और ये वॉइड्स बबल फॉर्म करेंगे जो हम इस यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर ये जियोड्स किसी गैलेक्सी से क्लोजली पास हुए तो वो उस गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, लेकिन क्योंकि ये जियोड्स इन वॉइड्स के अंदर ही फंसे हैं जो कि इनके इंटरेक्शन से ही प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो सिर्फ एक दूसरे से और अपने आसपास के मैटर से ही इंटरेक्ट करेंगे और उनको रिपेल करेंगे और इस यूनिवर्स के इन एम्प्टी बबल्स को क्रिएट करेंगे,
और नेचुरली ये भी एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों ये जियोड्स हमारे गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय नहीं करते। मीन्स हमारे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं दिखता जो कि रिपेल हुआ हो और डिस्ट्रॉय हो गया हो इन ऑब्जेक्ट से। और अगर ये फेनोमेनन्स किसी तरीके से कंफर्म हो गए तो ये सभी चीज़ों के देखने के तरीके को बदल देगा और हमारी फिजिक्स को और रिफाइन कर देगा और हमें हेल्प करेगा इस यूनिवर्स को और अच्छे से समझने में। इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए अभी हमें और न्यू रिसर्च एंड ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स के कोलिजन को स्टडी करके हमें इन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलेगी। हमें यहाँ पे केयरफुली इन सभी ऑब्जर्वेशंस और रिसर्च को स्टेप बाय स्टेप करना होगा और मे बी फ्यूचर में हमारे पास इसका एक बेटर आंसर होगा। पर फिलहाल के लिए जियोड्स सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन है उन बहुत से चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए जो हम इस यूनिवर्स में ऑब्जर्व करते हैं, इंक्लूडिंग डार्क वॉइड्स, डार्क एनर्जी एंड ऑफकोर्स यूनिवर्स के एक्सपांशन को, जो कि अलग अलग जगह अलग अलग स्पीड से हो रहे हैं। एंड मे बी वन डे हम सच में इन सभी के एग्जैक्ट कॉज को जान लें। पर फिलहाल हमारे लिए ये सभी चीज़ अभी भी डार्क ही है। अभी भी हम इस यूनिवर्स को बहुत ही कम जान पाए हैं और इसीलिए अभी भी हमारे पास सीखने के लिए बहुत कुछ है और बहुत कुछ है डिस्कवर करने के लिए। सो ऑन दैट नोट आज के वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर इट विद समवन हु लव स्पेस एंड साइंस एंड मे बी कम बैक इन द नेक्स्ट वीडियो इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड।